छात्रों, आज हम सतपुड़ा के जंगल नामक कविता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र की प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कविता मानी जाती है। इससे पूर्व मिश्र जी के गीत फरोश, कमल के फूल, कमल के आदि कविताओं की भी हम चर्चा कर चुके हैं। चूँकि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और मध्य प्रदेश में जन्म होने के कारण, उनकी जन्मस्थली होने के कारण वहाँ से लगाव होना स्वाभाविक बात है। सतपुड़ा के जंगल भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चूँकि कवि की जन्मस्थली है, इसलिए निश्चित रूप से जन्मस्थली को प्रकट करना स्वाभाविक बात है। इस कविता के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र जी के प्रकृति के प्रति प्रेम को आसानी से देखा जा सकता है। जिस प्रकार से सुमित्रानंदन पंत जी ने अपना काफ़ी समय प्रकृति की गोद में व्यतीत किया और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है, उसी प्रकार से भवानी प्रसाद मिश्र की इस कविता में प्रकृति के दर्शन किए जा सकते हैं। आइए छात्रों, शुरू करते हैं सतपुड़ा के जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। कि सतपुड़ा के जो जंगल हैं, उनकी विशेषता ये है कि वे अत्यंत घने हैं। घने जंगल, कवि कहता है कि सतपुड़ा के घने जंगल। और जो घने जंगल होते हैं, उन जंगलों में आवाजाही बहुत कम होती है और वे जंगल अत्यंत शांत होते हैं। वहाँ कोलाहल, शोर शराबा नहीं होता। नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। और यही कारण है कि कवि ने उनको नींद में डूबे हुए से कहा है कि जैसे कोई व्यक्ति नींद में हो और ऊँघते अनमने जंगल, अर्थात ऊँघते अनमने जंगल जिसकी निद्रा पूरी तरीके से समाप्त ना हुई हो, वह अत्यंत शांत स्वभाव का होता है। वैसा ही कुछ जंगलों को देखकर कवि को लगता है। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आँख नीचे। और उन जंगलों में ऊंचे नीचे जो झाड़ हैं, छोटे बड़े ऊंचे नीचे कई प्रकार के झाड़ हैं, चुप खड़े हैं आँख नीचे। एकदम शांत प्रकृति के दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी आंखें बंद किए हुए और चुपचाप खड़े हैं। घास चुप है, कांच चुप है, मूंग साल पलाश चुप है। बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा इनमें। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल।
कि घास चुप है, काश चुप है, अर्थात इस जंगल में पाई जाने वाली घास, उसमें भी कोई हलचल नहीं है। कांसा भी एकदम चुपचाप है। मूक साल के ऊंचे वृक्ष भी मूक अर्थात एकदम शांत हैं, और पलाश चुप है। पलाश के पौधे होते हैं, यह भी एकदम शांत हैं, चुप हैं। तो इस प्रकार कवि इन सब चीज़ों से इस बात की ओर संकेत करता है कि ये पूरा जंगल नीरवता से युक्त है, शांत है, स्तब्ध है। जहाँ पर घास, कांस, साल, पलाश कहीं भी किसी भी प्रकार का कोलाहल या शोर शराबा दिखाई नहीं दे रहा है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि मनुष्य का आना जाना भी इनमें बहुत कम ही होता होगा। बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा इनमें। कि बन सके तो धसो इनमें, अर्थात कभी चुनौतीपूर्ण शब्दों में कहता है कि बन सके तो धसो इनमें, अर्थात इन जंगलों में जाओ और यहाँ के प्राकृतिक दृश्य को देखो। धस न पाती हवा जिनमें, अर्थात इन घने जंगलों में, सघन जंगलों में हवा तक ठीक से नहीं धस पाती है, जा पाती है। सत पड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल। सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते, वन्य को पत ढक रहे से, पंख दल में पले पत्ते। चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो, ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल। सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते। कवि पत्तों का भी सूक्ष्म निरीक्षण करता है और वह हर प्रकार के पत्तों पर दृष्टि डालता है और कहता है कि सड़े पत्ते, गले पत्ते। कुछ पत्ते सड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ गले हुए दिखाई दे रहे हैं। हरे पत्ते, उनमें कुछ पत्ते हरे भी हैं और कुछ जले पत्ते, अर्थात कुछ पत्ते जल चुके हैं। ऐसे पत्तों का अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, जगह जगह बिछे हुए हैं। वन को पथ ढक रहे से, पंख दल में पले पत्ते। वन्य को पथ, पथ कहते हैं रास्ते के लिए, और ये पत्ते इतनी अधिक मात्रा में हैं कि पूरे रास्ते तक को ढक लिया है। पंख दल में पले पत्ते। पंख कहते हैं कीचड़, दल कहते हैं दलदल में, पले पत्ते अर्थात जो दलदली जमीन में कीचड़ में पत्ते पड़े हुए हैं, उन पत्तों से भी जंगल का जो रास्ता है वह ढक चुका है। चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो, ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल। कवि एक चुनौतीपूर्ण स्वर में कहता है, चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो। क्योंकि यह जो जंगल है यह मनुष्य की आवाजाही से रहित है
और आवाजाही से रहित होने के कारण ही यहाँ अत्यधिक नीरवता, शांत और एकांत वातावरण दिखाई देता है। चलो इन पर चल सको तो दलो, इनको दल सको तो। इसलिए कवि यह चाहता है कि मनुष्य इन जंगलों में जाए और यहाँ के रमणीक वातावरण को देखे। और ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। यद्यपि प्रकृति रमणीय होती है, मनोरम होती है, सुंदर होती है, लेकिन कहीं कहीं उसका जो स्वरूप होता है, जहाँ दलदल है, जहाँ कीचड़ है, जहाँ पर पत्ते सड़ रहे हैं, और ऐसे दृश्य को देखकर कवि का घिनौने जंगल कहना स्वाभाविक ही है। ये घिनौने घने जंगल नींद में डूबे हुए से, अर्थात यह उस मनुष्य की भांति दिखाई दे रहे हैं जो व्यक्ति अभी जिसकी नींद भी पूरी नहीं हुई हो और वह ऊँघ रहा हो। तो इस प्रकार से कवि जो है इन जंगलों का मानवीकरण करता है, और ये मानवीकरण कवि का अत्यंत सुंदर मानवीकरण हुआ है। कवि ने प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण कर उसकी परत दर परत एक एक चीज को कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि ने जंगल के साथ साथ जंगल की छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी इस कविता में प्रस्तुत किया है। उन्होंने वृक्षों के साथ साथ पेड़ पौधों के साथ साथ उनके अवयव, पत्तों को भी कविता में प्रस्तुत किया है, जो कवि के सूक्ष्म निरीक्षण की ओर संकेत करता है कि कवि ने इन जंगलों को बड़े ही सूक्ष्म दृष्टि से देखा होगा। तो मैं समझता हूँ छात्रों, ये आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।